नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम ब्रेकिंग न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी अशरिया से। शुक्रिया। मेरा नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है, आपको बता दें कि ब्रेकिंग न्यूज़ में सबसे अहम खबर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मुताल्लिक़ है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इस माह के अवाखिर में दौरा कर रहे हैं सऊदी अरब का, और वहाँ पर आप देखेंगे कि वो मिलेंगे शहज़ादा सलमान से और मोहम्मद बिन सलमान से, और कई माहिदों पर दस्तखत किए जाएंगे। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का दौरे सऊदी अरब का मकसद क्या है, इस बारे में हम आपको बताएंगे, क्योंकि उनकी नीयत हमेशा मुसलमानों के ताल्लुक से बहुत ज़्यादा ख़राब रही है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि सारा हिंदुस्तान कह रहा है, और सारी मुस्लिम तंजीमें कहते हैं, मुसलमान कहते हैं, और सेक्युलर जो लीडर हैं, वो सेक्युलर जो जमातें हैं, वो भी कहती हैं। तो बहरहाल वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के जो इरादे हैं, उनके नापाक जो अज़ाइम हैं, उसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। तलाक़ सलासा को फौजदारी यानी कानून बनाने से मुताल्लिक उनके जो इक़दाम हैं, और यहाँ तक कि एक मुस्लिम अक्सरियती रियासत, हिंदुस्तान की वाहिद मुस्लिम अक्सरियती रियासत है जम्मू कश्मीर, उसके उन्होंने टुकड़े टुकड़े कर दिए, और फिर उससे दस्तूर ने जो खुसूसी मौक़िफ़ अता किया था आर्टिकल 370 के तहत, उस आर्टिकल 370 को भी मनसूख कर दिया। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी मुसलमानों के तय क्या जज्बा रखते हैं, क्या उनका रवैया होता है मुसलमानों के तय। यह अलग बात है कि कोई बोहरा जाता है या कोई और जाता है और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की शान में कसीदे गाता है, तो फिर वो कहा जाता है कि मुसलमान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की ताईद और हिमायत में है। हालांकि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की ताईद में कोई मुसलमान दिखाई नहीं देता। और अहम आपको बात बता दूं कि शहरियत तरमीमी कानून के तहत भी, यानी शहरियत तरमीमी कानून को मंजूर करते हुए भी वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने मुस्लिम दुश्मनी का सबसे बड़ा सबूत दिया था। क्योंकि शहरियत तरमीमी कानून का जहां तक सवाल है, आपको बता दूं कि यह मजहब पर मबनी कानून है, क्योंकि इस कानून से सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को दूर रखा गया। जबकि आप देखेंगे कि हिंदू, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, जैन और जितने भी मज़ाहिब के हैं मानने वाले हैं, उन्हें इस कानून के दायरे में लाया गया, लेकिन मुसलमानों को इससे बाहर रखा गया। तो इसका मतलब यह है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की हुकूमत जो है वो मुसलमानों की दुश्मन है, मुस्लिम दुश्मन है, मुस्लिम मुखालिफ है। इसी तरह आप देखेंगे कि अब वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जिस अंदाज में वक्फ तरमीमी कानून मंजूर किया, तो इसकी भी एक वजह है। वो वजह यह है कि हिंदुस्तान में अगर सबसे ज्यादा इमलाक, सबसे ज्यादा जायदाद या प्रॉपर्टी है, तो तीसरे नंबर पर वक्फ बोर्ड्स आते हैं। पहले नंबर पर हमारी आर्मी है, दूसरे नंबर पर हमारी रेलवेज है, और तीसरे नंबर पर वक्फ बोर्ड्स हैं। और आपको यही बता दूं कि जो बीजेपी कायदीन है और बीजेपी हुकूमत के जो हामी सनतकार हैं, वो वक्फ बोर्ड के अराजियात जो हैं, इंतहाई कीमती अराजियात, खुद दिल्ली में आपको बता दूं कि 123 कीमती अराजियात है, जिसे यूपीए के आखिरी मरहलों में सोनिया गांधी ने, उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 123 कीमती जायदादों को मरकजी वजीर शहरी तरक्यात से लेकर वक्फ बोर्ड मुंतकिल कर दिया था, और कहा था कि ये वजारत शहरी तरक्यात की अराजियात नहीं है, बल्कि ये मुसलमानों की अराजियात है, वक्फ बोर्ड की अराजियात है, मौकूफा जायदादें हैं, इसलिए उन्हें वापस किया जा रहा है। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने मुस्लिम दुश्मनी का गैर मामूली मुजाहरा करते हुए वक्फ तरमीमी कानून को भी मंजूर करवाया। इसकी वजह आपको यही बता दूं कि जो कीमती अराजियात है, उस पर इन लोगों की गिदों की तरह नजर है, और ये चाहते हैं कि मौकूफा अराजियात पर कब्जा कर लें। मिसाल के तौर पर हम आपको मुंबई ले चलते हैं, एंटीलिया। आप देखेंगे कि 27 मंजिला ये इमारत है, 15,000 करोड़ रुपए इसकी मालियत है, और ये आपको बता दूं कि मुकेश अंबानी का घर है। और यह भी बताना जरूरी है कि मुकेश अंबानी के इस घर की कीमत, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि 15,000 करोड़ है, और यह मौकूफा अराजी थी, मौकूफा जायदाद थी, और उसकी जो कीमत थी मार्केट में, वो उसकी कीमत $18 मिलियन थी। लेकिन मुकेश अंबानी ने उसे 2.1 या 2.8 मिलियन डॉलर में खरीदा। तो आप अंदाजा कीजिए कि मुर्दों का माल ये तलाश कर रहे हैं, और इसी वजह से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने वक्फ तरमीमी कानून मंजूर करवाया है। उनका दावा है कि हम मुसलमानों के हमदर्द हैं। बेशर्मी की बात यह है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, बल्कि ममता बनर्जी ने कहा कि तुम दोगलेपन का मुजाहरा करते हो, तुम बेशर्मी का मुजाहरा करते हो, और तुम्हें शर्म आनी चाहिए। बैरूनी ममालिक यानी अरब ममालिक तो तुम जाते हो और वहां लोगों को गले लगाते हो, लेकिन हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ तुम्हारा रवैया बिल्कुल मुखालिफ होता है। तो बहरहाल हम बात कर रहे थे, पहली जो खबर थी सऊदी अरब के दौरे की वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की, तो इस माह के आखिर में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी सऊदी अरब का दौरा कर रहे हैं, जिसका मकसद ये बताना है, ये तासुर देना
कहना है कि हम मुसलमानों के साथ है और मुसलमान हमारी ताईद व हिमायत कर रहे हैं, और उन्होंने जो कुछ भी किया है वक्फ तरमीमी कानून वो बिल्कुल सही किया है। इसी तरह हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ उनकी हुकूमत का रवैया बहुत अच्छा है, हालांकि आप देखेंगे कि उनका रवैया बहुत बुरा है। और हिंदुस्तान में जब से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की हुकूमत आई है 2014 से, तब से मुसलमानों को सताया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है, मसाजिद को शहीद किया जा रहा है और मदरसों को जमींदोज किया जा रहा है, मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। उसके बावजूद वज़ीर आज़म ये समझते हैं कि हम जो भी कर रहे हैं बेहतर कर रहे हैं, इसीलिए वो बार बार अरब ममालिक का दौरा करते हैं और वहां के एजाजात हासिल करते हैं। लेकिन ममता बनर्जी ने कहा कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम दोगलेपन का इजहार करते हो। तो बहरहाल हम चलते हैं अशर यासिर की तरफ और पूछते हैं कि वज़ीर आज़म इस तरह की मक्कारी क्यों करते हैं। देखिए, आपने सारी चीज़ें बोली कि डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, एक चीज़ और हो रही, लिंच किया जा रहा है। जी जी, गाय के नाम पे कुछ लोग हैं, कुछ गुंडे इन्होंने पैदा किए हुए हैं जो इनका संरक्षण लेकर के मुसलमानों को लिंच कर रहे हैं। और वो अगर कोई इंसान गाय को सिर्फ चराने भी जा रहा है खेत में, तो भी उसको ये बोला जा रहा है कि तुम इसकी कहीं ना कहीं इसकी जो मांस है उसको काटने के लिए ले जा रहे हो, इसका कहीं ना कहीं ज़बह करने ले जा रहे हो। तो अभी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर, आपने बताया कि वो जाने वाले सऊदी अरबिया, वहाँ जा कर के वो काफ़ी चीज़ों पे बात होगी वहाँ पे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप हिंदुस्तान के मुसलमानों से नहीं मिलते हैं, आपकी कुछ मुख्यमंत्री हैं जो उल्टे सीधे बयानात देते हैं, आपकी ही क्या बोलते हैं सत्ता है, उसी का कुछ बाबाओं को संरक्षण मिला हुआ है जो मुसलमानों के खिलाफ उल्टे सीधे बयानात देते हैं, उन पे कुछ नहीं होता है। उनके खिलाफ अगर कोई बोलता है तो आप उसे ये कहते हैं कि वो देश का गद्दार है। वो इस देश में अगर रहता है तो उसे यहाँ कानून मानना चाहिए, सिर्फ मुसलमान को ही यहाँ का कानून मानना चाहिए। बाकी जो लोग कुछ भी कहते हैं उनको मतलब उनसे कानून से कोई मतलब नहीं। अगर कुछ आपके पक्ष में हो रहा है तो आपको इसमें जो है बड़ा अच्छा लगता है, अगर आपके अगेंस्ट कुछ हो रहा है तो आपको प्रॉब्लम होती है। जिस तरह आपने बोला कि ममता बनर्जी ने बोला था कि मतलब जो भी बोला कि दोहरा रवैया अपनाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। आज जो है क्या बोलते हैं राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम मुर्शिदाबाद गई हुई। जी हाँ। आप ये देखिए कि वो लोग मुर्शिदाबाद गए, इससे पहले वो लोग जो है जब क्या बोलते हैं आरजीकर वाला जो मसला हुआ था तो वहाँ गए थे, पूरी बीजेपी एक्टिव हो गई थी आरजीकर वाले में, इसी तरह मुर्शिदाबाद वाले में एक्टिव हो गई है। और ये कहा जा रहा है कि लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं। जी। आप ये देखिए कि संभल में बहुत सारे घर ऐसे बने हुए थे, जब संभल में चीज़ें खराब हुई तो वो लोग अपने घर छोड़ के चले गए, वहाँ पे कोई नेशनल क्या बोलते हैं वुमेन्स कमीशन की टीम नहीं गई। इसी तरह अभी तक मणिपुर कोई टीम नहीं गई है। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। लेकिन वहाँ पे इसलिए जाया जा रहा है पश्चिम बंगाल में क्योंकि पश्चिम बंगाल में इलेक्शंस होने हैं और पश्चिम बंगाल में बीजेपी थोड़ी सी एक्टिव है। ममता बनर्जी वहाँ पे मुख्यमंत्री जरूर है, ममता बनर्जी का भी यही कहना है कि आप लोग प्रोटेस्ट कीजिए लेकिन किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। अब वो किस तरह से हिंसा फैली, किसने उसमें आग डाला, क्या बोलते हैं आग लगाई, ये चीज़ें अभी क्लियर नहीं हुई हैं। उसी तरह जिस तरह अभी आपने बोला कि नरेंद्र मोदी जी जो है सऊदी अरबिया जाएंगे, सऊदी अरब जा करके वो लोगों से मिलेंगे, वहाँ पे जा करके वो कहते हैं कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ मतलब कहीं भी वो जाते हैं जहाँ पे हिंदुस्तानी मिलते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक और मुस्लिम ममालिक गए थे जहाँ पे लोगों से मिल करके, कुवैत में लोगों से मिल कर कहा था हमें ऐसा लग रहा है बिल्कुल हम हिंदुस्तान में ही हैं। अब यहाँ पे आकर के आप मुसलमानों, आपके जो मिनिस्टर्स हैं वो मुसलमानों को गालियाँ देते हुए कहते हैं कि मस्जिद में घुस के मारेंगे। तो आपको इन चीज़ों पे भी कवर करना चाहिए, ये चीज़ें भी क्लियर करनी चाहिए कि आप हो कि नहीं हो साथ में। आपके ही लीडर कह रहे हैं कि अगर आपने जो है हमें वोट नहीं दिया हम मुसलमानों का काम करेंगे नहीं क्योंकि हमें वोट नहीं देते हैं। आपके ही मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि आपने हमें वोट नहीं दिया इस वजह से हम आपका काम नहीं करेंगे। क्यों देंगे आपको वोट? क्यों देंगे आपको वोट? आपने अभी जो गिनाए 370 हटा दिया, आपने 3 तलाक पे आप कानून लेके आ गए, सीए को आपने कहीं ना कहीं देश को भड़काया उस पर, अब वक्फ का लेके आए हैं, आगे चल के आप यूसीसी पे भी अभी ये बोला जा रहा है, इंटरनली जो रिपोर्ट सामने आ रही है कि आपकी जो कैबिनेट है या आपके कुछ लोग ऐसे जो यूसीसी पे भी डिस्कशन कर रहे हैं, आगे चल के आप यूसीसी भी ले आएंगे। तो इस वक्त सबसे बड़ी चीज़ ये है कि देश की जो अपोजिशन है, इंडिया गठबंधन जो है, उसको एक होना पड़ेगा। ममता बनर्जी को भी उसमें आना पड़ेगा, अरविंद केजरीवाल को भी इसमें आ करके कहीं ना कहीं बिल्कुल साथ साथ होकर चलना पड़ेगा। ये नहीं कि हम जो है क्षेत्रीय चुनाव जो होगा स्टेट वाला हम अलग लड़ेंगे और उसमें अलग लड़ेंगे। आपको अपना कोऑर्डिनेशन बिठाना होगा। जिस तरह से अभी बिहार में चल रहा है कि तेजस्वी यादव जो है कहीं ना कहीं राहुल गांधी के संपर्क में दिल्ली आ रहे हैं, वो वहाँ जा रहे हैं, तो इस देश में तभी आप उससे लड़ सकते हैं जब तक आप यूनाइट नहीं होंगे। अगर आप यूनाइट नहीं हुए तो इसी तरह से चीज़ें आगे आती रहेंगी। आपके लोग अगर
उसके खिलाफ बोलेंगे तो उन पे ईडी और सीबीआई की जांच बैठ जाएगी। अब देश के प्रधानमंत्री सऊदी अरब जा रहे हैं, अब सऊदी अरब जाकर के मुसलमानों से मिलेंगे वहाँ पे और वहाँ पे बड़ी बड़ी बातें करेंगे, लेकिन हिंदुस्तान में अगर वो किसी से मिलते हैं तो ऐसे बोरा कमेटी से मिल करके, बोरा कम्युनिटी से मिल करके वो जो है अपने आप को ये कहते हैं कि हम मुसलमानों के साथ हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि वज़ीर-ए-आज़म के दौरे सऊदी अरब के बारे में हमने आपको बताया और उनके मकासद जो हैं उसके सिलसिले में भी आपको हमने वाकिफ़ करवा दिया है कि उनकी नीयत ठीक नहीं है। वो ये तासुर देने की कोशिश करेंगे कि वक्फ तरमीमी कानून जो के मामले में मुसलमानों की तायद उन्हें हासिल है। मैं ये चैलेंज से कह सकता हूँ कि 2% मुसलमान भी वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की तायद नहीं करते। ये अलग बात है कि जो तलवे चाटू है, जो नाम के मुसलमान हैं, जो अपने नाम मुसलमानों के रख लेते हैं, वो वज़ीर-ए-आज़म के हक़ में बयान देते हैं, उनसे मुलाकात कर लेते हैं और उनकी तारीफ़ और सताइश में कलमात भी अदा कर देते हैं। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म अगर हकीकत में तारीफ के काबिल है तो कभी वो ये नहीं कहते कि कपड़े देकर पहचानो, ये कभी ये नहीं कहते कि दरअंदाज, मुसलमानों की तरफ उनका इशारा था कि दरअंदाज तुम्हारा जो यानी इमलाक है वो हत्या लेंगे। और वो वज़ीर-ए-आज़म कभी ये नहीं कहते कि तुम्हारी माँ बेटी के जो सिंदूर होता है या फिर आप देखेंगे जेवरात होते हैं वो मुसलमानों ज़्यादा बच्चे पैदा करने वालों में तकसीम कर दिए जाएंगे। तो बहरहाल वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को कहीं ना कहीं तकलीफ है मुसलमानों के ज़्यादा बच्चे पैदा करने से। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म को मालूम होना चाहिए कि ये फार्मूला क्या है जिसके नतीजे में मुसलमान ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं, क्योंकि इल्म हासिल करना ज़रूरी है, इंफॉर्मेशन रखना बहुत ज़रूरी है। कम अज़ कम उन्हें ये फार्मूला तो मालूम कर लेना चाहिए कि मुसलमान बच्चे पैदा क्यों करते हैं और उनमें सबसे ज़्यादा बच्चे पैदा करने की सलाहियत क्यों होती है। जब वो मालूम करेंगे तो उन्हें अंदाज़ा होगा कि महंगाई की वजह से, बेरोजगारी की वजह से इस तरह हो रहा है, तो कहीं जाकर वो कुछ समझ पाएंगे। लेकिन आप देखेंगे कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जो ओहदे वज़ारत अज़्मा पर फायज हुए हैं वो झूठे वादों की बुनियाद पर फायज हुए, इसमें कोई दो राय नहीं है। उन्होंने कहा था कि मैं जब इख्तिदार में आऊंगा तो पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें हैं वो कम कर दूंगा। लेकिन आप देखेंगे कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 1.5 गुना इजाफा हो गया है वज़ीर-ए-आज़म के इख्तिदार पर आने के बाद, क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह के दौरे हुकूमत में सिर्फ 60 रुपए या 64 रुपए फी लीटर पेट्रोल हुआ करता था, आज 112 रुपए फी लीटर पेट्रोल हो गया है। तो वज़ीर-ए-आज़म का जो वादा था वो बिल्कुल झूठा निकला है। इसी तरह वज़ीर-ए-आज़म ने यह वादा किया था कि मेरे इख्तिदार में आने के बाद ब्लैक मनी हिंदुस्तान से लाई जाएगी, हिंदुस्तान को लाई जाएगी और हर हिंदुस्तानी के बैंक अकाउंट में 15-15 लाख रुपए होंगे। अगर हिंदुस्तान की तारीख का जायजा ले तो आपको अंदाजा होगा कि इससे बड़ी झूठ किसी और ने नहीं बोली जिस तरह वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बोली है। तो बहरहाल इस तरह की खबरें हमारे पास हैं। लेकिन हैदराबाद चलते हैं और हैदराबाद के बारे में आपको बताते हैं कि किस तरह बीजेपी चाहती है कि यहाँ जो उसका एमएलसी उम्मीदवार है, हालांकि उसके जीतने के कोई इम्कानात नहीं है, वो मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के उम्मीदवार रियाजुल हसन आफंदी को शिकस्त दे। तो बहरहाल इस सिलसिले में एक अहम इजलास मुनक्किद हुआ जिसमें आपको बता दूं हैरत की बात यह है कि गोशा महल का जो एमएलए है राजा सिंह, जो हमेशा बकवास करता रहता है, उसने शिरकत नहीं की, जिससे अंदाजा होता है कि बीजेपी में इख्तलाफात किस तरह जोर पकड़ते जा रहे हैं। खासतौर पर तेलंगाना में राजा सिंह किशन रेड्डी को पसंद नहीं करता और किशन रेड्डी राजा सिंह को पसंद नहीं करते और कई ऐसे लीडर है बीजेपी के जो नहीं चाहते कि राजा सिंह की बकवास, उसकी जाहिलियत का सिलसिला जारी रहे और वो उसके गंवारपन का सिलसिला जारी रहे। हम उसे गंवार नहीं कहेंगे, हम उसे जाहिल नहीं कहेंगे और हमें हक भी नहीं पहुंचता। लेकिन बीजेपी कायदीन के जो अंदरूनी हल्के हैं वो ये कहते हैं कि ये तो जाहिल है। जी बिल्कुल सर, जिस तरह से अभी बोला गया कि एक मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में जो है राजा सिंह जो है नहीं पहुंचा था, उसके बाद फिर ये भी सामने आया है कि एक सूत्र ने बताया है कि राजा सिंह का जो नखरे हैं और जो राज्य नेतृत्व के खिलाफ बार बार वो जो बयान दे रहा है, उसमें अब वो चीज़ें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के गृह मंत्री अमित शाह को भेज दी गई हैं कि इस तरह से पार्टी नहीं चल पाएगी। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि बीजेपी में अभी एक जो बीजेपी का प्रेसिडेंट है उसको लेकर के चुनाव होना है। उससे पहले बीजेपी ये चाह रही है कि हम राज्य प्रेसिडेंट पे बात कर लें। तो अभी स्टेट प्रेसिडेंट के लिए मीटिंग्स हो रही हैं। मीटिंग्स को लेकर के ये भी इंटरनली रिपोर्ट सामने आ रही कि राजा सिंह चाह रहे हैं कि हमारे जो चाहने वाला है या हम जिसको चाह रहे हैं वो यहाँ का प्रेसिडेंट बनाया जाए। लेकिन बीजेपी के और कई सारे लीडर्स का ये कहना है कि नहीं, एक ऐसा यहाँ पे प्रेसिडेंट बने जो कहीं ना कहीं सबको साथ में लेकर चलने वाला हो और जो बयानात थोड़े मतलब ठीक ठाक बयान देता हो, कोई एक तरफा बयान ना देता हो। तो इसको लेकर के भी चीज़ें चल रही हैं। लेकिन राजा सिंह से मुतालिक जो चीज़ सामने आई उसने वो वहाँ शामिल नहीं हुआ और उसके बाद फिर वहाँ पे किशन रेड्डी भी नहीं पहुँचे। तो इससे ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि शायद इंटरनल कुछ ऐसी चीज़ें पेश आ रही हैं
क्योंकि उस बैठक में जो है टेलर राजेंद्र मौजूद थे, कई और लीडर्स मौजूद थे, कई पार्षद मौजूद थे, लेकिन ना किशन रेड्डी वहाँ पहुँचे थे ना राणा सिंह वहाँ पे पहुँचा। तो इससे अभी जो प्रेसिडेंट बनना है, क्योंकि बीजेपी आला कमान इस पे बहस कर रहा है, इस पे उनकी चर्चाएं चल रही हैं, तो शायद उससे पहले एक मीटिंग और रखी जाए जिसमें सबको बुलाया जाए और फिर सबसे एक मतलब ये भी हो कि आप एक साथ मिलकर काम करें, क्योंकि कोई भी पार्टी हो, चाहे वो जो भी हो, अगर आप अभी जिस तरह हमने देखा कांग्रेस पार्टी जो चुनाव लड़ी हरियाणा में, 2 लोगों के जो आपसी झगड़े थे उसके चक्कर में आप हरियाणा में चुनाव हारे हैं, आप राजस्थान में उसी में चक्कर में हारे हैं। तो शायद बीजेपी भी ये चाह रही होगी कि सब यूनाइट होकर काम करें, क्योंकि एक पार्टी अगर यूनाइट रहती तो उससे क्षेत्र के लोगों को भी और पार्टी को भी ज़्यादा फायदा होता है। बहरहाल नाज़रीन, हम आपको ले चलते हैं दिल्ली के मुजफ्फराबाद में एक अलमनाक वाक़या पेश आया। एक इमारत मुनहदिम हो गई और आपको बता दें कि ये सुबह 3 बजे ये वाक़या पेश आया, जिसमें 4 अफराद की मौत हो गई है। 14 लोगों को बताया जाता है कि बचा लिया गया है, लेकिन बेशुमार लोग हनूज़ उस बिल्डिंग के मलबे में दबे हुए हैं। ये बहुत ही ख़तरनाक वाक़या है। मैं समझता हूँ कि दारुल हुकूमत दिल्ली के में इस तरह का वाक़यात पेश आना बहुत बुरी बात है और बदतरीन मिसाल है। वैसे भी नाज़रीन, जहाँ तक बीजेपी हुकूमत का सवाल है, आप देखेंगे कि मजहब की बुनियाद पर बीजेपी ने बहुत ज़्यादा हिंदुस्तान में तबाही मचाई है और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हम मुसलमानों से हमदर्दी रखते हैं, मुस्लिम ख़वातीन से हमदर्दी रखते हैं। अगर मुस्लिम ख़वातीन से हमदर्दी रखते हैं तो आपको बताता हूँ कि आज हिंदुस्तान की जेलों में अगर सबसे ज़्यादा आबादी के लिहाज से अगर देखा जाए तो 14 या 15% हमारी आबादी है, लेकिन जेलों की आबादी में 18% हमारे कैदी हैं। इसी तरह दलित हैं, इसी तरह कबायली हैं जो बहुत ज़्यादा तादाद में जेलों में बंद है। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं कि हमें मुस्लिम ख़वातीन से हमदर्दी है। तो मुस्लिम ख़वातीन से हमदर्दी है तो उनके शौहर, उनके जो बेटे हैं, उनको आप नहीं बख्शते, उनके सीनों पर गोलियाँ चला देते हैं, उन्हें जेलों में बंद कर देते हैं और फिर आप कहते हैं कि हमको मुस्लिम ख़वातीन से हमदर्दी है। हालांकि किसी मुस्लिम ख़वातीन ने आपकी ताईद और हिमायत नहीं की। तलाक़ सलासा के बारे में आप पर तनकीद की और कहा कि आपने ये जो बिल मंजूर किया है, तलाक़ सलासा को एक मुजरिमाना फेल करार दिया है, वो एक इंतकामी कार्रवाई है, इस्लाम दुश्मनी है, मुस्लिम दुश्मनी है आपकी और मुसलमानों से आपका डर और खौफ है। इस तरह उन्होंने ख़वातीन ने यह पैगाम वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को दिया। और आपको ये भी बता दूं कि लाखों की तादाद में मुस्लिम ख़वातीन सड़कों पर निकल आई थी और कहा था कि खबरदार इस तरह का बिल पेश ना करना, क्योंकि हमें यह बिल मंजूर नहीं है। लेकिन आप जो कहते हैं कि हम मुस्लिम ख़वातीन से हमदर्दी रखते हैं, हम मुसलमानों से हमदर्दी रखते हैं, तो ममता बनर्जी ने जिस तरह कहा है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, आज हिंदुस्तानी मुसलमान भी यही कह रहे हैं कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मुस्लिम ख़वातीन, मुसलमानों की हमदर्दी का तुम दावा करते हो, जबकि तुम्हारे जो अरकान पार्लियामेंट है लोकसभा में 240, आप देखेंगे कि उसमें एक भी मुस्लिम रुकने पार्लियामेंट नहीं है। राज्यसभा में तुम्हारे जो अरकान पार्लियामेंट है उस पर एक भी मुसलमान नहीं है। इसी तरह मरकजी वजारत में भी एक भी मुसलमान को तुमने शामिल नहीं किया है। तो शर्म आनी चाहिए इस तरह के दावे करने वालों को, इस तरह की झूठ बोलने वालों को। और याद रखिए कि झूठ का जो मरहला होता है, पीरियड होता है, वो एक मुख्तसर पीरियड होता है और झूठे का मुंह काला होता है। जी बिल्कुल सही। जिस तरह से अभी जो वक्त को लेकर क्या इसमें ये चीज़ें सामने आई हैं कि आपकी पार्टी में कोई भी मुसलमान है नहीं और आप जो है मुसलमानों के लिए इतने हमदर्द क्यों बन रहे हैं, तो इसमें कई जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, एडवोकेट हैं, उनके भी बयान सामने आए हैं। उन्होंने भी ये कहा है कि ये सिर्फ प्रॉपर्टीज़ को देख करके, क्योंकि आपने रेलवे की प्रॉपर्टी बेच दी है, आपने जो है क्या बोलते हैं डिफेंस की प्रॉपर्टी बेच दी। ये कहना है अखिलेश यादव का, जो उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम थे, उनका ये कहना है कि आपने रेलवेज़ की प्रॉपर्टी बेच दी है, आपने डिफेंस की प्रॉपर्टी बेच दी है। अब आपकी जो नज़र है वो वक्फ की प्रॉपर्टी पे, क्योंकि वक्फ के पास बहुत प्रॉपर्टी है, तो आपको वो प्रॉपर्टी खटक रही है कहीं ना कहीं। और संजय राउत का भी एक बयान सामने आया था। संजय राउत का ये कहना था कि आपने वो जो प्रॉपर्टी जहाँ पे आपको जो बेचनी है उस पर आपने निशान लगा लिया है। अब बस आप जब वो बिल पास होगा, वो चीज़ें क्लियर होंगी, तो आपको बेचना रह जाएगा, बोली लगनी रह जाएगी बस। तो ये सारी चीज़ें जब आप एक कहीं ना कहीं कम्युनिटी के लिए कर रहे हैं इस देश में, उसके बाद आप जा करके सऊदी अरब में, कुवैत में, कतर में लोगों से मिलते हैं और वहाँ पे जाके आप जो है क्या बोलते हैं मुसलमानों से अपना प्यार जताते हैं। वहाँ पे जो हिंदुस्तानी मुस्लिम्स काम कर रहे हैं उनसे आप मिलते हैं, उनसे आप कहते हैं कि आपको देख के बड़ा अच्छा लग रहा है, आप यहाँ पहुँच गए, क्या आप यहाँ पे उतना रोज़गार नहीं शुरू कर सकते जो इंसान बाहर रह रहा है? आप यहाँ पे भी कुछ ऐसा शुरू कीजिए कि लोग यहाँ पे रहें। आपके जो लीडर्स उल्टे सीधे बयानात देते हैं उनको हटा करके कुछ ऐसे लीडर्स को लाइए जो यहाँ पर रोज़गार पैदा करने वाले हों।
वो कुछ चीज़ें ऐसी शुरू करे जिससे रोज़गार पैदा हो। आपने सारी चीज़ें तो बंद कर दी हैं। रोज़गार की क्या बोलते हैं, बेरोज़गारी दर हमेशा बढ़ती जा रही है, महंगाई दर बढ़ती जा रही है। और अभी जो रिपोर्ट सामने है उसमें ये भी आ रहा है कि एजुकेशन पे बहुत सारे बच्चे ड्रॉप आउट कर रहे हैं। सब कुछ 10th के बाद छोड़ देने पड़ा है, कुछ 12th के बाद, कुछ ग्रेजुएशन के बाद। बहुत कम ऐसे हैं जो डॉक्टरेट तक पहुंच पा रहे हैं। तो आप इन सब चीज़ों पे आप जो स्कॉलरशिप्स हैं वो बंद कर रहे हैं, तो इंसान कैसे पढ़ेगा फिर? और जब वो पढ़ रहा है उसको पता है कि हम अगर कर लेंगे 12th, उसके बाद भी हमें जॉब नहीं मिल रही, तो वो क्यों 10th के बाद पढ़ रहा है? अरे आप देखिए, मोदी हुकूमत की मुस्लिम दुश्मनी का अंदाजा ये इस बात से लगा सकते हैं कि मौलाना आज़ाद फेलोशिप जो जी वो भी बंद कर दिया मुस्लिम लड़कों को, मुस्लिम तलबा व तालिबात को, वो बंद कर दी गई है। और आप कहते हैं कि हम मुसलमानों के हमदर्द हैं। ये मुसलमानों की हमदर्दी है। आप मुसलमान खवातीन के शौहरों को कत्ल करवा रहे हैं, गाय के नाम पर, गोश्त के नाम पर और अजीब व गरीब चीज़ों के नाम पर। यहाँ तक कि एक बेवकूफ़ ने शरबत जिहाद का भी नारा लगा दिया है, जबकि उसे इलाज की जरूरत है। मैं समझता हूँ उसको खुद इलाज की जरूरत है, वो दवाएं बेच रहा है, लेकिन आंखें देखो, उसकी नाक देखो, उसकी हालत देखो, उसके देखने के बाद आप कह सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं किसी अफ्रीकी मुल्क में वहां रहकर आया है, जिसे काहत का सामना करना पड़ा होगा या फिर भूख को इफलास का सामना करना पड़ा होगा, और वो खुद को बाबा कहता है। बाबा ऐसा नहीं होता। बाबा तो लोगों को देने वाला होता है, मोहब्बत बांटने वाला होता है। ये तो नफरत पैदा कर रहा है। ये वो बाबा है जो शलवार पहनकर फरार हो जाता है। तो इस बेवकूफ को ये नहीं मालूम कि जिहाद का मतलब क्या होता है। ये शरबत जिहाद का नारा लगा रहा है ताकि उसका शरबत बिक सके, लेकिन मैं समझता हूं कि उसका शरबत बन जाएगा, लेकिन वो बिकेगा नहीं। इसलिए कि आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट ने वाज़े तौर पर उसकी जो कंपनी है उस पर भी शदीद तनकीद की और कहा कि तुम जो दावे करते हो वो बिल्कुल झूठे होते हो और इस तरह के दावे मत करो, वरना तुम पर और तुम्हारी कंपनी पर करोड़ों रुपए के जो जुर्माने आयद कर दिए जाएंगे। बहरहाल नाज़रीन, हम हैदराबाद चलते हैं और हैदराबाद में आप देखेंगे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और कांग्रेस के दरमियान जो ताल्लुकात है, उस सिलसिले में कांग्रेस के जो मुस्लिम कायदीन, खासतौर पर फिरोज खान ने कई एक सवालात उठाए थे। उसके बाद जो यहाँ की इंचार्ज है मीनाक्षी नटराजन, उन्होंने वजाहत की है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ जो हमारे ताल्लुकात हैं, कोई रस्मी इत्तेहाद नहीं है या मुफाहमत नहीं की है हमने, और ना अभी तक उनसे कोई हमारा इत्तेहाद है। लेकिन हमारे जो राहुल गांधी है, यानी कांग्रेस हाईकमान है, राहुल गांधी है, अगर वो चाहते हैं कि मसाइल की बुनियाद पर कुछ हो तो हम कर सकते हैं, लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जहां तक ताल्लुक है उससे हमारा कोई इत्तेहाद नहीं है, कोई मुफाहमत नहीं है। ये बात मीनाक्षी नटराजन ने साफ कर दी है। मीनाक्षी नटराजन के बारे में कहा जाता है कि वो इंतहाई सादा सीधी जिंदगी गुजारती हैं और करप्शन से बहुत दूर है, और वो यही चाहती हैं कि तेलंगाना में भी जात पात की बुनियाद पर, मजहब की बुनियाद पर लोगों से इंसाफ हो। जिस तरह के राहुल गांधी ने कहा कि जितनी जिसकी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। बिल्कुल सही हो। जिस तरह से आपने अभी बोला कि वो चीज़ें क्लियर की गई हैं, उसमें ये कहा गया कोई गठबंधन वगैरह अलायंस नहीं है। जो काम की बुनियाद पे चीज़ें चल रही उसमें हम साथ में हैं, जो डेवलपमेंट की बुनियाद पे चीज़ें चल रही उसमें हम साथ में हैं, लेकिन कोई भी हमारा गठबंधन नहीं है। क्योंकि अभी सॉरी, बीच में अभी जो है बीजेपी ने भी ये कहा था कि यहाँ पे जो क्या बोलते कांग्रेस पार्टी, एमआईएम साथ में चुनाव लड़ेंगे, और एमएलसी के बारे में बोला जा रहा है कि कांग्रेस, बीआरएस और एमआईएम सब साथ में, इस वजह से एमएलसी चुनाव भी ये जीतना चाह रहे हैं बीजेपी को हराने के लिए। तो इन चीज़ों पे एक कहीं ना कहीं देखकर फुल स्टॉप लगा है, क्योंकि अब कांग्रेस ने खुद ये क्लियर कर दिया है कि हम उनसे कोई अलायंस में नहीं है, हम काम की बुनियाद पर उनके साथ में, जहाँ जहाँ काम की ऐसी चीज़ें आएंगी वहाँ हम साथ में होंगे। अभी कोई हमारा इंटरनल वैसा कोई मसला नहीं चल रहा है कि हम गठबंधन में। और अभी जो यहाँ पे आज जो है एमआईएम की एक मीटिंग भी होनी है, जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के तहत होनी है मीटिंग, उसको लेकर के भी काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं, जो कि आज आई थिंक 5 बजे से मीटिंग होनी है शायद दारुसलाम में। जी दारुसलाम में, जिसको लेकर के भी काफ़ी तैयारियां चल रही हैं। और इसको लेकर के बीजेपी अभी कहीं ना कहीं बीजेपी के लीडर्स के बयान सामने आएंगे, क्योंकि जिस हिसाब से वहाँ पे तैयारियां की जा रही हैं हफ्ते भर से, उसको देख करके लोगों को कुछ तो हो रहा होगा ना अंदर से। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा है। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक हैदराबाद का ताल्लुक है, तेलंगाना तक का ताल्लुक है, तो आपको बता दूं कि मुसलसल वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है। एमएलसी आमिर अली खान साहब ने भी एक बाइक रैली ज़बरदस्त निकाली थी आदिलाबाद में, तकरीबन 1 किलोमीटर तक लोग उसमें शामिल रहे, यानी आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि बहुत बड़ी वो रैली थी। उसके बाद उन्होंने निर्मल में एक बहुत बड़े जलसे आम से खिताब किया। इसके बाद निज़ामाबाद के मुसलमानों ने अपना जज्बे इत्तेहाद दिखाया और वहाँ पर भी एक जलसे आम का एहतमाम किया गया था। और कामारेड्डी का
का जलसा तो तारीखी जलसा साबित हुआ और कड़ी धूप में मुसलमान जमा हुए और आमिर अली खान साहब ने ऐलान किया कि हम रियासत तेलंगाना में भी ये ऐलान करवाएंगे कि हुकूमत तेलंगाना इस बिल की तायद व हिमायत नहीं करेगी और ना ही इस पर अमलावरी को यकीनी बनाएगी। तो बहरहाल नाज़रीन, इत्तेहाद हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं, अगर इत्तेहाद ना हो तो फिर समझिए कि आप ज़लील ख्वार हो सकते हैं। तो इसलिए आज इत्तेहाद की ज़रूरत है और उसी तरह इत्तेहाद की ज़रूरत है जिस तरह आज़ादी के वक्त इत्तेहाद की ज़रूरत थी। तो बहरहाल इसके साथ हम अपना प्रोग्राम ब्रेकिंग न्यूज़ इख्तिताम को पहुँचाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी अशर यासिर को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।